हेलो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू की सीरीज में वर्ष 2017 में पूछे गए प्रश्न पत्र में से डेटाबेस एंड एसक्यूएल के प्रश्नों का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न एमसीक्यू है। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है जो कि कई बार एग्जाम में आपका पूछ चुका है। आपसे कहा जा रहा है नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। ठीक है, किसी रिलेशन में टपल्स की संख्या क्या कहलाती है। यहाँ पर रिलेशन का मतलब टेबल होता है और टपल्स का मतलब रिकॉर्ड होता है। यानी आपसे पूछा जा रहा है किसी टेबल में रिकॉर्ड की संख्या क्या कहलाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कार्डिनलिटी। अगला प्रश्न ये भी एमसीक्यू है। ये भी एक कॉमन सा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नॉन एज। ठीक है, डेटा का डुप्लीकेशन क्या कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा डेटा रेडुंडेंसी। अगला प्रश्न 2 अंक के लिए आपसे पूछा जा रहा है डिफाइन सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, चूंकि ये 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था और पिछले कई सालों से ये प्रश्न पूछा नहीं जा रहा है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ऐसे भी ये प्रश्न थोड़ा सा सिलेबस से बाहर का है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दूं। द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। देखिए, नॉर्मल फॉर्म समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके तहत जो रॉ डेटा होता है उसको आप जो है एक कंप्लीट डेटाबेस में क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। ठीक है, तो एक रॉ डेटा को डेटाबेस में तब्दील करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और इन्हीं प्रोसेस को हम लोग नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये कुछ चरण के तहत होता है, कुछ स्टेप के तहत होता है और इन स्टेप्स को हम लोग जो है नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। तो 4 नॉर्मल फॉर्म होता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ हम लोगों को प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म को डिफाइन कीजिए। ठीक है, देखिए नॉर्मल फॉर्म को हम जो है शॉर्ट में एनएफ भी बोलते हैं, एनएफ यानी नॉर्मल फॉर्म। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या कहलाता है, इसको देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हुआ करता था ओनली एलिमिनेट्स रिपीटिंग ग्रुप्स। जो रिपीटिंग ग्रुप्स होते थे उसको केवल ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वो रिपीटिंग ग्रुप्स अलग हो जाते थे। ठीक है, नॉट रेडुंडेंसी। लेकिन जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होता था वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जो है आपका वो आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं हटता था। डेटा का जो रेडुंडेंसी है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं हटता था। दैट्स वाई देयर इज सेकेंड एनएफ। इसलिए जो है आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आया। यानी कहीं ना कहीं ये जो है डेटा रेडुंडेंसी को हटाने का काम करता है कौन, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। आगे बताया जा रहा है कि कोई टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तब कहलाता है अ टेबल इज सेड टू बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ इट्स मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया अगर हो तो हम लोग कहेंगे कि हाँ वो जो टेबल है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। पहला, इट्स ऑलरेडी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। जो भी आपका टेबल हो वो पहले से ही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए। और दूसरा, हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। और उसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट इज, पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब दैट इज ऑल नन की एट्रीब्यूट। नन की एट्रीब्यूट का मतलब, अगर आप लोग डेटाबेस पढ़े होंगे तो आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ की पढ़े होंगे, प्राइमरी की, फॉरेन की, है ना, कंपोजिट कंपोजिट की। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कुछ ऐसे भी टेबल में कॉलम होते हैं जिसमें कोई की नहीं दिया गया होता है, उसको नन की एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑल नन की एट्रीब्यूट आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन अ प्राइमरी की। जितने भी नन की एट्रीब्यूट है, जितने भी कॉलम है जिसमें कोई की नहीं दिया गया है, वो प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होना चाहिए। इसी को कहा जाता है हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी। तो अगर आपके एग्जाम में सेकंड नॉर्मल फॉर्म लिखने आता है तो अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो आप तो यहाँ पर ये सब कुछ लिख सकते हैं। नहीं तो आप केवल ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट लिखेंगे, है ना, ये 2 पॉइंट जो आप लिखेंगे यही जो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। थर्ड नॉर्मल फॉर्म थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है। ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत सारा डायग्राम का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जस्ट केवल आंसर देख रहे हैं। यहाँ कह रहा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में, वेन अ टेबल इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अगर कोई टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, ठीक, तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता था, इट एलिमिनेट्स रिपीटिंग ग्रुप्स। जो रिपीटिंग ग्रुप्स होते थे वो हट जाता था और जो रेडुडेंसी होता है, डेटा का जो डुप्लीकेशन है वो हट जाता है, किसमें, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। बट इट डज नॉट बट इट डज नॉट एलिमिनेट ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी। लेकिन ये जो है ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी, इसको जो है नहीं हटा पाता है, किसमें, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। ये जो ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी है ये एक अलग टॉपिक है। वो अलग टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि जो है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिस मीन्स अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है
इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, दिस इज व्हाट द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर कह रहा है कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है ना, इज डिपेंडेंट ऑन अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, वो किसी दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे क्या रहे, डिपेंड रहे, ये कहलाता है, ये होता है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पर जो है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा सा जान लें। एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब कॉलम होता है, याद रखिएगा, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, कॉलम होता है, टेबल में कॉलम का एट्रीब्यूट बोलते हैं। एन एट्रीब्यूट दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ कैंडिडेट्स की, ठीक है, यानी कोई ऐसा कॉलम जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है। अब देखिए कैंडिडेट की क्या होता है ये भी आपको जानना होगा, ठीक है, अगर आप कैंडिडेट की जानते हैं तो ही आप इस डेफिनेशन को जान पाएंगे, है ना। तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में सिंपली ये कहा जा रहा है कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट यानी ऐसा टेबल का कोई कॉलम हो जो कैंडिडेट की का पार्ट या हिस्सा ना हो, उसको हम लोग नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है सो फार अ टेबल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इट मस्ट, अब कह रहा है कि कोई टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब कहलाएगा। पहला, बी इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, अगर वो टेबल पहले से ही सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हो, और दूसरा, हैव नो ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी, और उसमें कोई भी ट्रांजिटिव पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। तो थोड़ा सा ये डेफिनेशन जो है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए बहुत सारे डेफिनेशंस आपको आना चाहिए, जैसे कि कैंडिडेट की आपको आना चाहिए, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होता है, ये टॉपिक अगर आपको आना चाहिए। अगर आप ये टॉपिक जानते हैं तो फिर इस डेफिनेशन को आसानी से समझा जा सकता है। अगला प्रश्न 4 अंक के लिए, ठीक है, ये 4 अंक के लिए है आपका ये प्रश्न, जिसमें आपको एक टेबल दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो टेबल का नाम है, टेबल का नाम स्टूडेंट है, और यहाँ पर इस टेबल में कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ बताया गया है एक कॉलम है जिसका नाम है सीरियल नंबर, एक कॉलम है जिसका नाम है नेम, एक कॉलम का नाम एज, फिर डिपार्टमेंट, और यहाँ डेट ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ पर एडमिशन छूटा हुआ है, ठीक है, एडमिशन ये छूट गया है, डेट ऑफ एडमिशन एक कॉलम होगा। फिर चार्जेस, है ना, देखिए एडमिशन जो है प्रिंट यहाँ कर दिया, इसको प्रिंट यहाँ करना था, ठीक है। चार्जेस एक कॉलम होगा, और सेक्स यानी कि उसका जो जेंडर है कि वो मेल है या फीमेल है, ये एक कॉलम है, ठीक है। तो स्टूडेंट से संबंधित सारा जानकारी इस टेबल में है, सीरियल नंबर, नेम हो गया, एज हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, डेट ऑफ एडमिशन हो गया, चार्जेस हो गया, और उसका जेंडर हो गया। अब इस टेबल से संबंधित आपसे कुछ सवाल यहाँ पर पूछा जाएगा, देखिए क्या क्या सवाल पूछता है। आपसे पहला सवाल पूछ रहा है कि टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स ऑफ हिंदी डिपार्टमेंट, ठीक है, हिंदी डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट का डिटेल बताइए। तो देखिए यहाँ पर हिंदी डिपार्टमेंट एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो आउटपुट में तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में ये एक रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है, एक रिकॉर्ड जो मिलेगा वो ये वाला रिकॉर्ड मिलेगा आउटपुट के रूप में, है ना। और आपको एक आउटपुट के रूप में ये रिकॉर्ड मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर ये मत समझना आप लोग कि ये जो प्रश्न है इसमें आउटपुट पूछा जा रहा है, नहीं, इसमें आउटपुट पूछा नहीं जा रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा आउटपुट मिले इसके लिए क्या कमांड लिखें, ऐसा आउटपुट मिले इसके लिए क्या कमांड लिखे, ये आपको बताना होता है, ठीक है। तो हम लोग जो है कमांड देखेंगे बारी बारी से। तो पहला प्रश्न आपने समझ लिया। दूसरा प्रश्न कह रहा है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु आर इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट, फीमेल स्टूडेंट का केवल नाम बताना है, याद कीजिएगा, केवल नाम बताना है, केवल नाम बताना है। तो फीमेल देख लिए कौन कौन सा है, नेहा है, खुशबू है, ठीक है, और अनुभूति है, यही 3 है। लेकिन हम लोग को ये भी देखना है कि वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की होनी चाहिए। तो नेहा तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की है, चलिए, खुशबू भी जो है वो भी हिस्ट्री डिपार्टमेंट की है, लेकिन अनुभूति जी है वो आपका हिंदी डिपार्टमेंट का है। तो इसका नाम को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग को ये देखना है कि वो फीमेल भी हो और उसका डिपार्टमेंट हिस्ट्री हो। तो ये 2 नाम जो है आउटपुट के रूप में आएगा, नेहा और खुशबू। तो इसके लिए क्या कमांड होगा वो हम लोग अभी आगे लिखेंगे। पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर समझ ले रहे हैं। प्रश्न संख्या सी, टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट विद देयर डेट ऑफ एडमिशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्टूडेंट का नाम भी चाहिए और साथ ही साथ उसका जो है डेट ऑफ एडमिशन भी चाहिए, और डेट ऑफ एडमिशन क्या हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बेसिकली ये हो गया कि अभी जो हाल फिलहाल में जो एडमिशन लिया है ना, उस स्टूडेंट का नाम ऊपर रहेगा, ठीक है, हाल फिलहाल जो एडमिशन लिया है। और जो स्टूडेंट बहुत पहले एडमिशन लिया है ना, उसका जो रिकॉर्ड है, मतलब उसका जो नाम है वो बाद में दिखाएगा। तो इसके लिए क्या कमांड होगा वो हम लोग देखेंगे अभी। अगला प्रश्न कह रहा है टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज ग्रेटर देन 22, आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स हैं जिसका उम्र 22 साल से ज्यादा है। तो देखिए 23, 23, 23, तो कितने स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है। तो आउटपुट में 3 आएगा, लेकिन इसके लिए कमांड क्या लिखना पड़ेगा वो हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न था कि उन स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन दिखाइए जो हिंदी डिपार्टमेंट के हो। तो क्या लिखेंगे,
सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब होता है सारा कॉलम से हमें हम लोगों को डेटा चाहिए। हम लोगों को क्या क्या चाहिए, हम लोगों को उसका सीरियल नंबर भी चाहिए, नेम भी चाहिए, एज भी चाहिए, डिपार्टमेंट भी चाहिए, डेट ऑफ एडमिशन भी चाहिए, चार्जेस भी चाहिए, सेक्स भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि उन सारे कॉलम के बदले हम लोग यहाँ पर जो है एस्ट्रिक लगाएंगे। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम के टेबल में से इंफॉर्मेशन को निकालना है वेयर, जहाँ की डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिंदी। सेकेंड नंबर आपसे पूछा जा रहा है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। ठीक है, फीमेल भी हो और केवल नाम बताना है ना, केवल नाम बताना है, फीमेल स्टूडेंट का नाम बताना है, यानी कि जो स्टूडेंट होगा वो फीमेल होगी और उसका डिपार्टमेंट हिस्ट्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट नेम, क्योंकि आपसे नाम पूछ रहा है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्स इज इक्वल टू एफ, यानी वो फीमेल होगी, एंड यानी कि हम लोग कंडीशन को जोड़ने के लिए एंड लगाते हैं, एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री, और उसका डिपार्टमेंट क्या हो, हिस्ट्री हो। तीसरा आपका जो है क्वेश्चन है, ये कह रहा है टू लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट विद देयर डेट ऑफ एडमिशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सेलेक्ट नेम और डेट ऑफ एडमिशन भी चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम के टेबल में से। और चूंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है तो इसके लिए हम लोग एक जो है क्लाउज इस्तेमाल करते हैं, वो है आपका ऑर्डर बाई क्लॉज। ऑर्डर बाइज, ऑर्डर बाई लिख करके डेट ऑफ एडमिशन, क्योंकि डेट ऑफ एडमिशन जो है वो मेरा किस में हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग लिखेंगे DESC। वही अगर असेंडिंग ऑर्डर बोलता तो यहाँ पर ASC लिखा जाता, या अगर आप कुछ भी नहीं लिखते हैं, ना तो ASC लिखते हैं ना तो DSC लिखते हैं, तब भी वो असेंडिंग ऑर्डर ही माना जाता है। अगला प्रश्न, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद एज ग्रेटर देन 22। आपको स्टूडेंट का संख्या बताना है जिनका उम्र 22 साल से ज्यादा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक। काउंट एस्ट्रिक एक फंक्शन है जिसका काम होता है रिकॉर्ड्स को काउंट करना, रिकॉर्ड को गिनना। ठीक है, तो सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम के टेबल में जो है रिकॉर्ड को गिनेगा, लेकिन किन को गिनेगा, वेयर एज इज ग्रेटर देन 22, यानी जिस भी स्टूडेंट का एज 22 साल से ज्यादा है, केवल उन्हीं को काउंट करके आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। तो ये था आपका प्रश्न एसक्यूएल टेबल से संबंधित। ये प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर साल के लिए होता है। शायद ही किसी 1 या 2 साल ना पूछा हो, नहीं तो पिछला 10 साल में लगभग हर साल जो है ये प्रश्न पूछा जाता है। और जैसा कि 2023 में देखा गया था, यही प्रश्न 5 अंक के लिए पूछा गया था। तो इस वर्ष अगर हम लोग बात करें 2024 में, तो इस वर्ष भी जो है ये प्रश्न मोस्ट पॉसिबल हो सकता है कि 5 अंक के रूप में पूछा जाए। और यहाँ पर प्रश्न का संख्या बढ़ा दिया जाएगा, कहने का मतलब ABCD है तो हो सकता है ABCDE, है ना। 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और 5 अंक के रूप में पूछा जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स सोचते हैं कि 5 अंक में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये प्रश्न 5 अंक के रूप में पूछा जा सकता है। तो आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा, आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि लोगों को जो है हेल्प मिल सके। थैंक यू।